नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एमसीक्यू वीडियो। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो वायरल हेपेटाइटिस है उसमें कौन कौन से वायरस होते हैं और वो जो है वो किस तरीके से बॉडी में सिम्टम शो करते हैं, उनका क्या मैनेजमेंट रहता है, क्या उसके क्लिनिकल साइन रहते हैं और क्या उसमें डाइटरी प्रेफरेंस देना होता है। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिरोसिस के बारे में। लीवर की एक बीमारी है सिरोसिस, और जिसमें लीवर जो है उसकी हार्डनिंग हो जाती है ड्यू टू मैनी मोर रीजन एंड द मोस्ट कॉमन रीजन इज अल्कोहल। तो क्या होता है सिरोसिस, क्या इसके क्लिनिकल साइन होते हैं, क्या उसका मैनेजमेंट रहता है, मेडिकल मैनेजमेंट एज वेल एज डाइटरी मैनेजमेंट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस, जो ये एमसीक्यू वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु इज इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ द लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर की अर्ली स्टेज का क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, बातें क्लियर रखिएगा। कई किताबों के अंदर आपको ये क्वेश्चन तो मिलेंगे लेकिन जवाब उल्ट फुल्ट मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सही कंसेप्ट के साथ में जाए। एग्जाम में क्वेश्चन को हमने पढ़ा भी है और आते हुए भी अगर हम गलत करते हैं तो ये सिर्फ हमारी गलती है। तो इसलिए आप जो है उस चीज को सही तरीके से भरोसेमंद तरीके से पढ़ के जाइए और विद रैशनल याद रखिएगा, तो आंसर सही होने की संभावना ज्यादा होती है। सवाल ने पूछा विच साइन वुड बी एंटीसिपेट फाइंडिंग, मतलब अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर में कौन सा क्लिनिकल साइन देखने को मिलता है। ऑप्शन है पेरिफेरल एडिमा, एसाइटिस, एनोरेक्सिया और जॉन्डिस। पेरिफेरल एडिमा, एसाइटिस, एनोरेक्सिया एंड जॉन्डिस। व्हाट इज द अर्ली क्लिनिकल साइन ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर? गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट एंड द आंसर इज सी, दैट इज एनोरेक्सिया। है ना, कई सारे लोगों ने ये जवाब दिया एनोरेक्सिया, और बिल्कुल ये जवाब सही है, एनोरेक्सिया। सबसे अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो सिरोसिस के होते हैं वो जीआई सिम्टम होते हैं, और जीआई सिम्टम के अंदर मरीज के अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया और वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया और वोमिटिंग वहां पे देखने को मिलते हैं। मरीज का जो बोवल का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है ना। पेशेंट के अंदर एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा। उसके बोवल के पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेंगे। बोवल मतलब इंटेस्टाइन का, उसका पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। ये चेंज होने का जो रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन होता है कि लीवर जो होता है उसकी मेटाबॉलिक एबिलिटी जो है वो अल्टर्ड हो जाती है। लीवर इज ए मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन। अब उस लीवर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है वो अल्टर्ड हो गई। किस किस को मेटाबोलाइज करता है लीवर? लीवर मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को। अब वो तीनों को ही मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी अल्टर्ड होती है तो पेशेंट में जीआई सिम्टम आते हैं। तो एनोरेक्सिया जो है ये पहला सिम्टम है, जीआई सिम्टम जो है अर्ली साइन के रूप में आता है वहां पे। तीन ऑप्शन और दिए हुए यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है पेरिफेरल एडिमा, बी है एसाइटिस एंड डी ऑप्शन है जॉन्डिस। तो पेरिफेरल एडिमा, एसाइटिस और जॉन्डिस जो है वो लेट साइन है, जब लीवर कंप्लीटली फेल हो जाता है और पोर्टल हाइपरटेंशन वहां पे डेवलप होने लगता है। उस समय वहां पे एसाइटिस डेवलप होती है, पेशेंट में पेरिफेरल एडिमा आता है या जॉन्डिस होता है। तो अर्ली साइन है एनोरेक्सिया, बाकी तीन लेट साइन। क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद सिरोसिस बिगिंस टू डेवलप एसाइटिस। सिरोसिस ऑफ लीवर का मरीज है और अब एसाइटिस डेवलप होने लग रहा है। दिस इज द लेट साइन, जिसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। अब जब एसाइटिस डेवलप होने लग गया तो हमने उसके फ्लूइड रिटेंड हुआ, बॉडी में जो वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डायूरेटिक देते हैं। तो हमने एक मेडिसिन दी वहां पे, स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन ड्रग जो है वो डायूरेटिक का काम करते हैं और ये एसाइटिस को ट्रीटमेंट में रोल प्ले करती है। तो भी प्रिस्क्राइब स्पाइरोलैक्टोन टू ट्रीट एसाइटिस। As a nurse, what should monitor to the client closely for which of the following drug related side effect? आपको बताना है कि जो स्पाइरोलैक्टोन टैबलेट है, वो टैबलेट अगर कोई मरीज लेता है तो उसमें क्या साइड इफेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा। स्पाइरोलैक्टोन आपने देखा होगा मार्केट में एल्डेक्टोन के नाम से आती है, एल्डेक्टोन, है ना, एल्डेक्टोन टैबलेट के फॉर्म में आती है। स्पाइरोलैक्टोन टैब कंपोजिशन है, और ये जो मेडिसिन आप दे रहे हैं इसका साइड इफेक्ट यहाँ पे पूछा हुआ है। ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, हाइपरकैलीमिया, इरेगुलर पल्स और डिस्यूरिया। कॉन्स्टिपेशन, हाइपरकैलीमिया, इरेगुलर पल्स और डिस्यूरिया। अगर आपको स्पाइरोलैक्टोन जो डायरेटिक है उसकी कैटेगरी पता है तो आप आराम से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। स्पाइरोलैक्टोन, वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिमम पीपल कह रहे हैं सर बी, सर बी। तो मैं पहले आपकी सुन लेता हूं। ये बी है, ये हाइपरकैलीमिया है,
और ये आंसर बिल्कुल सही है कि इसका आंसर हाइपरकैलेमिया है। क्यों है? क्योंकि स्पिरोलेक्टोन जो है ये पोटेशियम स्पेयरिंग, वेरी गुड, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है। ये पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है, और पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक वो मेडिकेशन होती है जो पोटेशियम को स्पेयर करती है। स्पेयर मतलब रिटेंड करती है। तो स्पिरोलेक्टोन जो है वो पोटेशियम रिटेंडिंग ड्रग है बॉडी में, और अगर बॉडी में पोटेशियम रिटेन होने लगे तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, और बढ़े हुए पोटेशियम के लिए हम वर्ड क्या काम में लेते हैं? हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया वहां पे होगा ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ पोटेशियम, एंड स्पिरोलेक्टोन इज ए पोटेशियम रिटेंडिंग डाययूरेटिक। हालांकि पोटेशियम बढ़ेगा बॉडी के अंदर, तो इसके अलावा भी और जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं इस मेडिकेशन को लेने के, वो है एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया, डिजीनेस, हेडेक, रैसेज बॉडी के ऊपर, इस तरीके से कई साइन वहां देखने को मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन में जो हाइपरकैलेमिया है वो करेक्ट है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा क्योंकि हमने बोला इससे डायरिया होता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो गलत है। कॉन्स्टिपेशन, डिसयूरिया इसकी वजह से नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन डी में लिया हुआ डिसयूरिया, तो डिसयूरिया भी इसकी वजह से नहीं हो सकता। कॉन्स्टिपेशन और डिसयूरिया वहां पे देखने को नहीं मिलते हैं। एक ऑप्शन है इरेगुलर पल्स, जो कि स्पिरोलेक्टोन का साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो गया है ना, अगर इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो गया है तो वहां पे पल्स गड़बड़ हो सकती है ना। ये अगर पोटेशियम ज्यादा हो गया है तब इरेगुलर पल्स हो सकती है। तो स्पिरोलेक्टोन का डायरेक्ट साइड इफेक्ट तो इरेगुलर पल्स नहीं है, लेकिन स्पिरोलेक्टोन से पोटेशियम स्पेयर होता है तो बॉडी में हाइपरकैलेमिया होता है, तो उसकी वजह से इरेगुलर पल्स हो सकती है। तो हमें पोटेशियम का हमेशा ध्यान रखना है। पोटेशियम जो है उसका नॉर्मल वैल्यू 3.5 टू 5.1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है, और हमें सीरम पोटेशियम लेवल जो है वो कंटिन्यू चेक करते रहना होता है। अगर ये इससे ज्यादा हो जाता है तो इसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होती है इन द पेशेंट विद cirrhosis of liver who is taking spironolactone, that is a potassium sparing diuretic. Identify the image which is given below, and this is the image. What it is? It's a male, not female. अगर आप कह रहे हो ये तो प्रेगनेंसी है तो ये मेल है, एंड आई थिंक इन मेल देर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, अपवाद को छोड़ के, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है ये पिक्चर है एसाइटिस का, वेरी गुड, है ना। इन मेल अगर इस तरीके का आपको स्टोमक लगे तो ये एसाइटिस है। ऐसा नहीं एसाइटिस फीमेल में नहीं हो सकता, लेकिन मैंने प्रेगनेंसी को सेपरेट करने के लिए आपको बोला कि ये पिक्चर मेल का है ना। तो ये पिक्चर बेसिकली एसाइटिस का है। एसाइटिस इस तरीके से अगर एब्डोमन किसी मेल में हो, और ये जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन का तरीका होता है ये एसाइटिस का ही होता है। प्रेग्नेंट लेडी में इस तरीके से क्लिनिकल एग्जामिन नहीं करते। तो आपने देखा होगा ये जो एग्जामिनर है जिस तरीके से क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, एसआईटीज को इस तरीके से एग्जामिन किया जाता है। एसआईटीज का मतलब होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। What diet should be implemented for a client who is in the early stage of cirrhosis? किस तरीके की डाइट जो है, किस तरह की डाइट जो है वहां पे इंप्लीमेंट की जाएगी एक क्लाइंट विद अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस। सिरोसिस के अर्ली स्टेज के अंदर पेशेंट को किस तरीके का डाइट जो है वहां पे आप प्रीफर करेंगे? ऑप्शन है हाई कैलोरी हाई कार्ब, हाई प्रोटीन लो फैट लो प्रोटीन, और हाई कार्ब लो sodium diet. Which type of diet should be indicated in the patient with early stage of cirrhosis of liver? लीवर इज ए मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन, और जिसका काम होता है बॉडी को एनर्जी देना, मेटाबॉलिज्म करके ग्लूकोज का प्रोडक्शन करके वो सारी चीज। अगर वो नहीं होगा, एनोरेक्सिक रहेगा मरीज, तो उसमें जो एनर्जी जो है उसका कमी हो जाएगा, और एनर्जी गिविंग फूड जो होता है वो कैलोरी और कार्ब्स होते हैं। इसलिए बिल्कुल सही है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए, कि मरीज को हम हाई कैलोरी और हाई कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट जो है वहां पे प्रीफर करते हैं। हाई कैलोरी और हाई कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट सिरोसिस वाले मरीज के अंदर हाई कैलोरी और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो प्रीफर्ड करेंगे, ताकि उसको एडिकेट अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट जो है उसकी क्या हो सके, सप्लाई हो सके। इस मरीज के अंदर अर्ली स्टेज में कहीं भी फैट प्रोटीन और सोडियम जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लो फैट लो प्रोटीन लो सोडियम इनकी कहीं भी वहां पे जरूरत नहीं है, इसलिए ये बी सी और डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्लाइंट विद सिरोसिस कंप्लेन दैट हिज स्किन ऑलवेज फील्स इची। कैसी स्किन है उसको हो रहा है कि स्किन के ऊपर उसको बार बार कैसी फीलिंग हो रही है, इचिंग की, खुजली हो रही है। एंड दैट ही स्क्रेचेज हिमसेल्फ रो, और वो बहुत बुरी तरीके से खुद को ऐसे स्क्रेच करता है while sleep, जब वो सोता है। The nurse should recognize that the itching is the result of which abnormality associated with cirrhosis? Cirrhosis of liver के अंदर
क्या ऐसी अबनॉर्मलिटी हो गई जिसकी वजह से मरीज को इतनी ज्यादा ईचिंग वहां पे हो रही है? ईचिंग होने का कारण क्या? व्हाट द रीजन इन द सिरोसिस ऑफ पेशेंट लीवर कि उसको इतना ईचिंग हो रहा है? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, प्रोलॉन्ग पीटी, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल और हाइपोकैलेमिया। व्हाट द रीजन जिसकी वजह से इतना ईचिंग होता है सिरोसिस ऑफ लीवर के मरीज के अंदर? वेरी गुड। इन पेशेंट विद लीवर सिरोसिस और पेशेंट विद लीवर फेलियर, जब भी मरीज ईचिंग का कंप्लेन करता है तो दैट मीन्स उसको जो है एक्यूमुलेशन हो गया बिलिरुबिन का उसका बॉडी के अंदर, मतलब इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन है वही ईचिंग कराता है ना। बिलिरुबिन जब स्किन के अंदर जाता है ना, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है सिरोसिस ऑफ लीवर में, और ये जब स्किन के अंदर जाता है तो वहां पे ये क्या कराता है? ईचिंग करवाता है। तो एक्सेस रिटेंशन होना बिलिरुबिन का, जो प्रोड्यूस हो रहा है बिलिरुबिन, वो इरिटेट करता है पेरिफेरल नर्व को, और पेरिफेरल नर्व जो है वहां पे उसकी वजह से पेशेंट को जो है वहां पे बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इंटेंस ईचिंग वहां देखने को मिलती है। तो इंटेंस ईचिंग, एक्सेस ईचिंग होने का रीजन जो होता है वो बिलिरुबिन होता है, जो कि नर्व को, पेरिफेरल नर्व को इरिटेट करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी। तो जो है उसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे सिम्टम आते हैं लेकिन ईचिंग नहीं होती है। ईचिंग जो है वो जो पीटी है, पीटी जो बी ऑप्शन दिया, पीटी का प्रोलॉन्ग होना या हाइपोकैलेमिया, उनका भी सिम्टम नहीं होता है। तो ए, बी और डी जो है इसमें ईचिंग नहीं होती है। सी जो दिया हुआ है, बिलिरुबिन जब भी बढ़ता है तो डेफिनेटली ईचिंग वहां देखने को मिलती है। क्लाइंट विद सिरोसिस ऑफ लीवर हैज डेवलप्ड एसाइटिस। एसाइटिस डेवलप हो गया है, अभी हमने पढ़ा एसाइटिस को, पिक्चर से देखा। as we when we recognize that the pathological basis for the development of ascites in client with cirrhosis is portal hypertension and, मतलब एसाइटिस डेवलप हुआ तो जब हमने रिकॉग्नाइज किया, इसका पैथोफिजियोलॉजी देखा, पैथोफिजियोलॉजी देखने गए तो हमने देखा कि एसाइटिस डेवलप होने का रीजन सिरोसिस ऑफ लीवर में होता है ड्यू टू, एक तो कारण है एसाइटिस होने का पोर्टल हाइपरटेंशन, और दूसरा कारण क्या? एक्सेस सीरम सोडियम लेवल, सोडियम के ज्यादा होने की वजह से। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन की मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने से। डिक्रीज फ्लो ऑफ हिपेटिक लिम्फ के फ्लो के कम होने से, या डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का लेवल बॉडी में कम होने की वजह से। वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, इट्स डिक्रीज सीरम या बॉडी एल्ब्यूमिन लेवल। एल्ब्यूमिन का लेवल जब बॉडी में कम हो जाएगा, सीरम एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से वहां पे एसाइटिस डेवलप होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन प्लस डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल। अगर किसी लिवर सिरोसिस के मरीज में एसाइटिस हुआ है, इसका मतलब उसकी बॉडी में एल्ब्यूमिन की क्या है? कमी है। एसाइटिस जो होता है उसके होने का रीजन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से होता है, और किसके अंदर? वीनस सिस्टम में, है ना। सीरम एल्ब्यूमिन जब कम हो जाता है, सीरम एल्ब्यूमिन जो कम हो जाता है तो वहां पे उसकी वजह से बॉडी में डिक्रीज हो जाता है कोलोइड और ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, डिक्रीज हो जाता है, और सोडियम जो है वो बॉडी में रिटेंशन करता है। तो सीरम सोडियम लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि वो बाहर की तरफ फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो द बेसिक थिंग इज दैट कि ड्यू टू द डिक्रीज एल्ब्यूमिन लेवल देयर इज ए, आपने एक प्रेशर सुना होगा ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर। तो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है और वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखती है। अगर ब्लड में एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो ब्लड में से वॉल्यूम जो है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, और जब वो बाहर की तरफ जाता है तो बॉडी में एडिमा होने लग जाता है ना। तो ड्यू टू द डिक्रीज एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, एल्ब्यूमिन लेवल के कम होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली वहां पे बॉडी में एडिमा डेवलप होगा, और ये एब्डोमेन का एडिमा डेवलप होता है जिसको एसाइटिस कहते हैं। सोडियम का लेवल वहां ज्यादा नहीं होगा। बी ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन डिक्रीज फ्लो ऑफ हिपेटिक लिम्फ, तो हिपेटिक लिम्फ का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ए, बी और सी जो है यहाँ पे गलत है, डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो, किस तरीके का ये इमेज है, एंड दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज। वेरी गुड, इट्स एबीजी एनालिसिस। क्या किया जा रहा है यहाँ पे? रेडियल आर्टरी से आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी सैंपलिंग की जा रही है। एबीजी सैंपलिंग, एबीजी एनालिसिस,
है ना, एनालिसिस के लिए आर्टेरियल ब्लड लिया जा रहा है, रेडियल आर्टरी से आर्टेरियल ब्लड लिया जा रहा है, और एसिड बेस बैलेंस का पता लगाने के लिए आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस किया जा रहा है, जिससे पीएच, पीसीओ2 और पीओ2 और बाइकार्बोनेट का पता किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू भी एबीजी रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलती है। आईसीयू सेटअप के अंदर एबीजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है। मरीज को बहुत ज्यादा, जो भी मरीज वेंटिलेटर पे रहते हैं उनकी एबीजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ताकि उसको हम मैनेज कर सके प्रॉपरली। तो ये पिक्चर जो है वो एबीजी सैंपलिंग का पिक्चर है, एबीजी एनालिसिस के लिए लिया जाता है एबीजी सैंपलिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर एसाइटिस। जिस भी मरीज को सीवियर एसाइटिस है, एसाइटिस के बारे में अभी हमने पढ़ा, और जिसको सीवियर एसाइटिस है उस मरीज के अंदर कौन सी तरह का पोजीशन आपको काम में लेना होता है? फाउलर पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन, रिवर्स स्टैंडर्ड पोजीशन और सिम्स पोजीशन। एसाइटिस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर डायफ्राम जो है वो कंप्रेस होता है और मरीज को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने की संभावना है। अब उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे पोजीशन चूज करना है, फाउलर, साइडलाइन, रिवर्स स्टेनबर्ग और सिम्स पोजीशन। वेरी गुड। मैक्सिमम पीपल सेज इट्स ए फाउलर पोजीशन बिकॉज वहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है और जब मरीज को सांस में दिक्कत होती है तो उसको किस पोजीशन में रखना होता है? फाउलर पोजीशन में, ताकि डायफ्राम जो है वो एक्सटेंड रहे और मरीज जो है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ज्यादा ना हो। तो फाउलर पोजीशन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एसाइटिस वाले मरीज को डायफ्राम जो है वो कंप्रोमाइज होने लगता है और मरीज में रिस्क है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की, इसलिए मरीज को हम कौन सी पोजीशन देते हैं? फाउलर पोजीशन। फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजेस वहां पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीफर पोजीशन हमेशा हम कौन सी रखते हैं? फाउलर पोजीशन। मरीज को फाउलर पोजीशन में रखने से उसका जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो ब्रीदिंग है, वो जो है ठीक रहेगा और डायफ्राम का प्रेशर जो है वहां से हट जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी सारी जो पोजीशन है वो काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि बाकी पोजीशन से डायफ्राम में प्रेशर रिलीज नहीं होगा। हमें डायफ्राम को से प्रेशर हटाने के लिए पोजीशन काम में ज्यादातर लेना होता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी, साइडलाइन पोजीशन, रिवर्स स्टेनबर्ग और सिम्स पोजीशन से डायफ्राम का प्रेशर रिलीव नहीं होता है, इसलिए वो काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, ए क्लाइंट विद cirrhosis receive 100 ml of 25% albumin intravenously with finding would best indicate that the albumin is having its desired effect। cirrhosis of liver का मरीज है, 100 ml का 25% एल्ब्यूमिन जो मार्केट में प्रिपेयर फॉर्म में आता है, कॉस्टली मेडिकेशन है, आईवी अपन दे रहे हैं। क्या फाइंडिंग इंडिकेट करती है कि एल्ब्यूमिन जो है वो अपना इफेक्ट दे रही है, उसका जो काम है वो दिख रहा है? मतलब ऐसा क्या फाइंडिंग मिला मरीज में कि आपको लगा कि हाँ एल्ब्यूमिन ने काम कर दिया? पहला, इंक्रीज यूरिन आउटपुट बढ़ गया मरीज का, इंक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल बढ़ गया, डिक्रीज एनोरेक्सिया कम हो गया, और इंक्रीज ईज ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेना आसान हो गया, मरीज को सांस लेना आसान हो गया। क्या ऐसी फाइंडिंग आपको मिली कि आपको लगा कि साहब एल्ब्यूमिन जो है उसने काम कर दिया? ऐसा क्या मिला आपको? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, डिक्रीज एनोरेक्सिया और इंक्रीज ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्या ऐसा आपको फाइंडिंग मिला जो इंडिकेट करता है कि एल्ब्यूमिन जो है उसका डिजायर इफेक्ट आ गया, जो हम चाहते थे वो इफेक्ट आ गया? मैक्सिमम पीपल सेज इट्स बी, इंक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल। यस, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये गलत जवाब है। बी इज द रॉन्ग वन, ये आंसर नहीं है। अब बताइए। ए, सी, डी? नहीं, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इंक्रीज यूरिन आउटपुट। नॉर्मली जो सीरम एल्ब्यूमिन जो है, नॉर्मली जो सीरम एल्ब्यूमिन है वो हम जो 25% एल्ब्यूमिन है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एसाइटिस को कम करने के लिए। एसाइटिस जो है वो फ्लूइड है जो एक्यूमुलेट है कहाँ पे? अभी हम बात करें बार बार एसाइटिस की, एल्ब्यूमिन बॉडी में कम हो गया था और उसकी वजह से वहां पे एसाइटिस फॉर्म हुआ है और कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी में कम हो गया था। तो हमने क्या किया, मरीज को एडमिनिस्ट्रेशन किया इंट्रावीनसली 25% सीरम एल्ब्यूमिन। उस एल्ब्यूमिन ने क्या किया, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज किया। जब कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होएगा तो उसकी वजह से फ्लूइड जो है वो वापस ब्लड के अंदर आएगा, मतलब प्लाज्मा के अंदर आएगा। टिश्यू से कहाँ आएगा? प्लाज्मा के अंदर। जब फ्लूइड प्लाज्मा के अंदर आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा
और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंक्रीज हो जाएगा क्या, यूरिन आउटपुट। तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट जो है अगर पेशेंट का हो जाए एल्ब्यूमिन देते ही, तो ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, सबसे अच्छा इंडिकेटर है कि एल्ब्यूमिन जो है अपना डिजायर इफेक्ट दे रहा है। तो यूरिन आउटपुट का बढ़ना एल्ब्यूमिन के डिजायर इफेक्ट को इंक्रीज करता है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल एंड इंक्रीज ईज ऑफ ब्रीदिंग। ये इनडायरेक्टली इंप्लीफाई होते हैं जब हम एल्ब्यूमिन देते हैं, है ना। जब मरीज को आप एल्ब्यूमिन दोगे तो उसका जैसे ही ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ेगा, ये तो तय बात है, और जब उसका एसाइटिस कम हो जाएगा तो उसको सांस लेना भी आसान हो जाएगा। तो बी और जो डी है ये दोनों इनडायरेक्टली अपना आप हो जाएंगे, लेकिन हम क्या देख के कहेंगे, हमारा सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है, वो है यूरिन आउटपुट का बढ़ना। यूरिन आउटपुट जैसे ही बढ़ेगा हम कह देंगे कि पेशेंट का एल्ब्यूमिन काम कर रहा है। हालांकि एसाइटिस यूरिन आउटपुट जो है वो उससे, ये जो दो इंडिकेटर है एल्ब्यूमिन का बढ़ना और ईज ऑफ ब्रीदिंग, ये इतने ज्यादा डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं है जितना यूरिन आउटपुट है, इसलिए यूरिन आउटपुट को हमेशा प्रायोरिटी है। और लास्ट सी ऑप्शन है डिक्रीज एनोरेक्सिया, इसका संबंध जो है एल्ब्यूमिन से नहीं रहता है। तो ऑप्शन बी जो कि आपका सबसे पहला जवाब था आई थिंक, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे रॉन्ग वन है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी जो ये मेहनत है वो काम आ सके, और कई सारे लोगों के चेहरे पर वो जो खुशी है, और वो जो जो जॉब की जो खुशी है वो लाने में हम सफल हो जाए। करके देखिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद।